हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल एक नज़र जीके में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रमुख राजवंश जो कि हमारा हर्यक वंश से स्टार्ट होगा। ठीक है, पिछले वीडियो में हम 16 महाजनपद के बारे में देखे थे, तो आप लोग वीडियो पर लगातार बने रहिए। पिछले हम लोग 16 जो महाजनपद देखे थे उसको विस्तृत रूप से देखे थे। ठीक है, आज हम प्रमुख राजवंश जो है विस्तृत रूप से देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर लाइक सब्सक्राइब जो भी हो करना हो कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं प्रमुख राजवंश से। ठीक है, हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश आपका 544 से 412 ईस्वी। ठीक है, संस्थापक हर्यक वंश का संस्थापक आपका कौन था? बिंबिसार था। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। राजधानी इसका कहाँ था? राजगृह या गिरिब्रज। राजगृह या गिरिब्रज। प्रमुख शासक कौन कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार 544 से 492 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, बिंबिसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 15 वर्ष की आयु में राजा बना। बिंबिसार जो है कितने वर्ष की आयु में राजा बना था? तो 15 वर्ष की आयु में वो शासक बना। नेक्स्ट देखते हैं कि जैन साहित्य में इसे श्रेणी के नाम से जाना जाता है। किसको? बिंबिसार को। बिंबिसार वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने राज्य की सीमा को विस्तार किया था। ठीक है, अपने राज्य की सीमा को जो विस्तार किया था बिंबिसार, वैवाहिक संबंध स्थापित करके ही वो राज्य का सीमा का विस्तार किया था। पहली पत्नी उसकी महाकोसला थी जो कोसल राज्य की पुत्री थी और प्रसेनजित की बहन थी। इनके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला था जिससे 1 लाख रुपए की वार्षिक आय आती थी। दूसरी पत्नी जो इसकी थी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी जिसे अजातशत्रु का जन्म हुआ था। तीसरी पत्नी क्षेमा थी जो पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। ठीक है, और चौथी पत्नी आपका आम्रपाली थी जो वैशाली की गणिका थी। नेक्स्ट है आपका बिंबिसार अंग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य में मिलाया और यहाँ के शासक कौन था? ब्रह्मदत्त था। परंतु मगध में मिलने के पश्चात अजातशत्रु वहाँ का शासक बनाया गया। ठीक है, बिंबिसार को सेनिया अर्थात नियमित तथा अस्थायी सेना रखने वाला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेनिया अर्थात नियमित तथा अस्थायी रखने वाला भी कहा जाता है, सेना। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत से क्या किया था? मित्रता कर लिया तथा अपने राजवैद्य जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का। VVI। ठीक है, किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईस्वी में कर दिया था। 492 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट देखते हैं कि अजातशत्रु 492 से 460 ईस्वी तक रहा था। इसका उपनाम क्या था अजातशत्रु का? कुनिक। यह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था अजातशत्रु? जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के समय ही राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था जिसमें प्रसेनजित की हार हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रसेनजित ने अपनी पुत्री बाजीरा का विवाह अजातशत्रु से किया है। इसे अजातशत्रु को क्या हुआ? काशी प्राप्त हुआ। अजातशत्रु अपने कूटनीतिक मित्र वर्षकार की सहायता से वैशाली पर आक्रमण कर इसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ मसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियार का क्या किया था? प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया था। अजातशत्रु जो था अपने पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया था, जिस कारण इसे पितृहंता भी कहा जाता है। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया, बदले में अपने पुत्र के द्वारा क्या हुआ? मारा गया। यानी इसकी हत्या जो है इसके पुत्र ही उदयन ने किया था। अजातशत्रु का बेटा कौन हुआ? उदयन। और वही उदयन ने अजातशत्रु की क्या कर दिया? हत्या कर दिया। अजातशत्रु को वैशाली को जीतने में 16 वर्ष का समय लगा था। अजातशत्रु जो था वैशाली को जीतने में कितना समय लगा? 16 वर्ष। और बज्जी की जो राजधानी थी वो वैशाली थी। ठीक है, बज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो राजगीर आपका 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उज्जैन के बारे में देखते हैं। उज्जैन आपका 460 से 444 ईसा पूर्व तक। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उज्जैन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना किया था। तो पूछेगा क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कौन किया था? तो उज्जैन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। उज्जैन ने जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्र को बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
उदयन जो था किस धर्म को मानता था? तो जैन धर्म को मानता था। हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र कौन हुआ? नागदशक, जिसे उसे अमात्य, मंत्री या शिशुनाग ने हत्या कर हर्यक वंश के स्थान पर किस वंश का नींव रखा? शिशुनाग वंश की स्थापना किया। अब देखते हैं हम लोग शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व में। इस वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। इसी के नाम पर इस वंश का नाम क्या पड़ा? शिशुनाग पड़ा। इन्होंने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में क्या किया? मिलाया। इन्होंने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग शामिल था। शिशुनाग के समय जो है मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग क्या था? शामिल था। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर, मृत्यु के पश्चात उसका कौन बना? कालाशोक। कालाशोक गद्दी पर बैठा शिशुनाग के बाद। अब देखते हैं कालाशोक जो है 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक रहा था। इसका नाम पुराण तथा दिव्यावादन में जो है काकवर्ण मिलता है। तो किसका नाम काकवर्ण है? कालाशोक का। ठीक है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र के अनुसार काकवर्ण को अपने राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्म नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर क्या कर दिया? हत्या कर दिया। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक का 10 पुत्र था, जिसने कालाशोक के निधन के पश्चात 20 वर्ष तक शासन किया। इस वंश के अंतिम शासक के रूप में नंदीवर्धन का विवरण मिलता है। तो शिशुनाग वंश का जो था अंतिम शासक कौन है? नंदीवर्धन हुआ। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग नंद वंश। ठीक है। नंद वंश कब से कब तक था? 344 से 323 ईसा पूर्व तक। पुराणों के अनुसार इस वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद एक शूद्र था। इसने सर्व छत्रांक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार की उपाधि धारण किया। महापद्मनंद ने कलिंग को जीतकर मगध साम्राज्य में क्या किया? मिला लिया। इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया तथा एकराट और एक छत्र की उपाधि धारण किया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि महापद्मनंद के कितने पुत्र थे? 8 पुत्र थे। घनानंद भी इसका पुत्र था जो नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद भी महापद्मनंद का ही क्या था? बेटा था, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक बना। घनानंद को उग्रसेन यानी बड़ी सेना का स्वामी कहा जाता है। उग्रसेन यानी बड़ी सेना का स्वामी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि घनानंद जो था सिकंदर का समकालीन था। घनानंद किसका समकालीन था? सिकंदर का। इसके समय में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया। यूनानी लेखक ने इसे अग्रमीज कहा है। यूनानी लेखक ने इसे क्या कहा? अग्रमीज। घनानंद के दरबार में चाणक्य आया था, जिसे घनानंद ने अपमानित किया था। कालांतर में बदले की भावना से चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से घनानंद की क्या कर दी? हत्या कर किस वंश का नींव रखा? मौर्य वंश की नींव रखी। ठीक है। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर कलिंग में खोदी गई थी। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर कलिंग में खोदी गई। गृहपति का अर्थ क्या होता है? किसान होता है। गृहपति का अर्थ जो होता है किसान होता है। ठीक है। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन कहा जाता था। ठीक है। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन। अब देखते हैं प्राचीन भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए थे उसके बारे में देखते हैं। हखमन ईरानी आक्रमण 516 ईसा पूर्व में और यूनानी आक्रमण 326 ईसा पूर्व में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि पूर्वोत्तर भारत के छोटे छोटे रजवाड़ों और गणराज्यों का विलय धीरे धीरे मगध साम्राज्य में ही हो गया, परंतु पश्चिमोत्तर भारत की स्थिति भिन्न थी। कविज, गंधार और मद्र आदि के राजा आपस में ही लड़ते थे तथा इस क्षेत्र में कोई भी मगध साम्राज्य जैसा शक्तिशाली नहीं था जो इन राजवंशों को संगठित कर सके। इसी वजह से दोत्र अराजकता और एवं अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त था। ऐसी स्थिति में विदेशी आक्रांताओं का ध्यान भारत के इस भूभाग की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था। परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र विदेशी आक्रमणों का क्या हुआ? शिकार हुआ। भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के राजाओं ने किया था। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के राजाओं ने किया था।
जिस समय मगध के राजा अपना क्षेत्र बढ़ा रहे थे उस समय ईरान के हखमनी शासक भी अपना राज्य का विस्तार कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हखमनी साम्राज्य यानी ईरानी वंशज। इस वंश की स्थापना, हखमनी साम्राज्य की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में साइरस द्वितीय, कौन, साइरस द्वितीय 558 से 529 ईसा पूर्व में किया था। साइरस द्वितीय एक महत्वाकांक्षी शासक था, अतः थोड़े ही समय में वह पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बन गया। किस एशिया का? पश्चिमी एशिया का। प्लिनी के विवरण से पता चलता है कि साइरस द्वितीय ने कपीसा नगर को ध्वस्त किया था। कपीसा नगर को, किसके विवरण के अनुसार? प्लिनी के अनुसार। ठीक है। साइरस द्वितीय की मृत्यु कैस्पियन क्षेत्र में डरवाइक नामक एक पूर्वी जनजाति के विरुद्ध लड़ते हुए हुई तथा उसका पुत्र कैम्बिसीज द्वितीय शासक बना, जो गृह युद्ध में उलझा रहा, जिस कारण भारत की ओर कोई विस्तार नहीं हो सका। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दारा प्रथम यानी डेरियस प्रथम 522 से 486 ईसा पूर्व में। भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता दारा प्रथम को 516 ईस्वी पूर्व में मिली। दारा के यूनानी सेनापति स्काईलैक्स ने सिंधु से 516 ईस्वी पूर्व में मिला लिया। दारा प्रथम ने 516 ईस्वी पूर्व में सर्वप्रथम गांधार को जीतकर फारसी साम्राज्य में क्या किया? शामिल कर लिया। भारत का पश्चिमोत्तर भाग दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। यहाँ से इसे 380 टैलेंट सोना राजस्व के रूप में प्राप्त था। दारा प्रथम का अधिकार कंबोज एवं गांधार पर भी था। कहाँ था? कंबोज एवं गांधार पर भी था। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं जरक्सिज यानी छयार्स 486 से 465 ईसा पूर्व में। यह जो था दारा का पुत्र था। इन्होंने अपनी फौज में भारतीयों का पुत्र था। इन्होंने अपनी फौज में भारतीयों को शामिल किया। इस साम्राज्य का अंतिम शासक जो था जरक्सिज साम्राज्य का दारा तृतीय 360 से 330 ईसा पूर्व में। दारा तृतीय को यूनानी सिकंदर अरवेला गौगामेला के युद्ध में कब हुआ था? 331 ईसा पूर्व में। अरवेला गौगामेला के जो युद्ध हुआ 331 ईसा पूर्व में पराजित किया। इस प्रकार ईरानी शासन समाप्त हुआ। हखमनी वंश के शासनकाल में टोटल 28 प्रांत था। हखमनी वंश के शासनकाल में कुल कितना प्रांत था? 28 प्रांत था। ठीक है, 28 प्रांत था। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं प्रभाव। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ हुआ था। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा। पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्टी लिपि का विकास हुआ, जो अरबी लिपि के तरह दाईं से बाईं लिखी जाती थी। फारसी स्वर्ण मुद्रा डेरिक कही जाती थी और फारसी रजत मुद्रा सिगलोई कही जाती थी। दोनों इंपॉर्टेंट है आपका। फारसी स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? डेरिक। ठीक है। और फारसी रजत मुद्रा को सिगलोई कही जाती थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण यूनानियों के द्वारा किया गया था। पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि भारत पर सर्वप्रथम यूनानी वासी सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ठीक है। अब देखते हैं प्रमुख शासक सिकंदर। फिलिप द्वितीय जो सिकंदर का पिता था, फिलिप द्वितीय, सिकंदर का पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय था। ठीक है। जो सिकंदर का पिता था 359 ईसा पूर्व में यूनान के छोटे से प्रांत मकदूनिया या मेसिडोनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई। इनके माँ का नाम था ओलंपियस और पत्नी रुकसान थी। सिकंदर, अरस्तु, प्लूटो, सुकरात। ठीक है। सुकरात का शिष्य था प्लूटो, प्लूटो का शिष्य था अरस्तु, अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। पिता के मृत्यु के पश्चात सिकंदर सत्तारूढ़ हुआ। सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर को अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। वह अरस्तु का क्या था? शिष्य था। अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का मुख्य सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का जल सेनापति आपका निर्याकस था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिकंदर का जो जल सेनापति था निर्याकस था और सिकंदर का मुख्य सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि सिकंदर का प्रिय घोड़ा कौन था? बहुकेफला था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुकेफला, जो झेलम के युद्ध में मारा गया। किस युद्ध में? झेलम के युद्ध में। इसी के याद में सिकंदर जो है भारत से लौटते वक्त झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर की स्थापना किया था। सिकंदर सर्वप्रथम न सिर्फ एशिया माइनर और इराक को बल्कि ईरान को भी जीत लिया। ईरान से वह भारत की ओर बढ़ा।
इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस, इतिहास के पिता किसको कहते हैं? हेरोडोटस को, और अन्य यूनानी लेखकों ने भारत का वर्णन अपार संपत्ति वाले देश के रूप में किया। सिकंदर भारत की अपार संपत्ति पर ललचाया था, इसी कारण उन्हें भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर को विश्व विजेता इस कारण कहा जाता है क्योंकि सिकंदर वैसे सभी क्षेत्रों को जीत लिया था जिसकी जानकारी ग्रीक लोगों की थी। जितना जानकारी सिकंदर को था, यानी कि ग्रीक लोगों का था, उतना सारा क्या किया? सिकंदर विजित कर लिया। उदाहरण में कुछ देखते हैं कौन कौन सा प्रदेश जीता था। ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत। ठीक है। ईरान पर विजय पा लेने के बाद सिकंदर काबुल की ओर बढ़ा, जहां से हिंदू कुश पर्वत पार करते हुए 326 ईसा पूर्व में भारत आया। सिंधु नदी तक पहुंचने में उन्हें 5 महीना लगा। सिकंदर 19 महीना तक भारत में रुका था। पूछता है क्वेश्चन कि सिकंदर कितने दिन तक भारत में रुका था? तो 19 महीना, यानी 1 साल 7 महीना। तक्षशिला के शासक कौन? आम्भी सिकंदर के सामने घुटने टेक दिया और उसे सहयोग का वचन दिया। अब देखते हैं झेलम या बितस्ता या हाइडेस्पिस का युद्ध। यह युद्ध पंजाब के शासक पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था, जिसमें पोरस की क्या हुई? हार हो गई। पोरस की क्या हुई? हार हो गई। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि सिकंदर की सेना क्या किया? ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर की जो सेना थी, ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं कि सिकंदर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में निकैया नामक नगर की स्थापना किया था। एक नगर का स्थापना किया था, कौन सा? बहुकेफला नामक नगर, जो कि उसके प्रिय घोड़े का नाम था। ठीक है। बहुकेफला नामक नगर को क्या किया था? बसाया था, और उसके प्रिय घोड़े का भी नाम क्या था? बहुकेफला था। सिकंदर 325 ईस्वी पूर्व में स्थल मार्ग से भारत से वापस लौट गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में, 325 ईसा पूर्व में स्थल मार्ग से लौटा और 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। इराक के बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गया। सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार कौन था? निरियाकस आने सिक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस। निरियाकस आने सिक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस था। सिकंदर के काल में भारत में बढ़ईगिरी सबसे उन्नत दस्तकारी थी। बढ़ई रथ, नाव और जहाज बनाते थे। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने लिखा है कि सिकंदर गांधी की तरह आया और चला गया। आंधी की तरह आया और चला गया। किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने। परंतु भारत अपरिवर्तित रहा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिकंदर द्वारा स्थापित नगर। सिकंदर एक निकैया यानी विजयनगर स्थापित किया था, एक बहुकेफला जो कि झेलम नदी के तट पर, और उसके प्रिय घोड़ा का नाम भी था बहुकेफला। तीसरा आपका किया था, बसाया था, सिकंदर द्वारा स्थापित किया गया था सिकंदरिया, जो कि काबुल और सिंध में है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट हम लोग कि 19 माह तक भारत में रहने के बाद सिकंदर की सेनाओं ने ब्यास नदी को आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप उसे वापस लौटना पड़ा। उसने अपने संपूर्ण विजित क्षेत्र को 4 प्रशासनिक इकाइयों में बांटा था। कितने प्रशासनिक इकाई में? 4 प्रशासनिक इकाइयों में क्या किया? बांट दिया। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रथम प्रांत सिंधु नदी के उत्तर तथा पश्चिमी भागों में बनाया गया तथा यह क्षेत्र फिलिप के अधीन कर दिया गया। प्रथम प्रांत जो सिंधु नदी के उत्तर में बनाया गया था, किसके अधीन कर दिया गया? फिलिप के अधीन। दूसरा प्रांत था सिंधु तथा झेलम के बीच का भूभाग को बनाया गया था, यहाँ का शासन आम्भी के अधीन कर दिया। तीसरा प्रांत झेलम, ब्यास और पोरस के अधीन कर दिया। चौथा प्रांत आपका था, तीसरा प्रांत कौन था? झेलम, ब्यास और पोरस। चौथा प्रांत आपका सिंधु नदी के निचले शासन पिथोन। सिकंदर को वापस लौटते समय अनेक गणराज्यों का विरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे प्रबल विरोध मालवा तथा क्षुद्रक गणों के संघ था। किसके संघ? मालवा तथा क्षुद्रक गणों के संघ था। इस संघर्ष में सिकंदर घायल हुआ, अंततः मालवा पराजित हुआ और अनेक राज्यों के सभी नर नारी तथा बच्चे मौत के घाट उतार दिए गए। सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंचकर सिकंदर ने अपनी सेना को 2 भागों में विभक्त कर दिया। सेना के एक टुकड़ी को जल मार्ग द्वारा यानी निरियाकस के नेतृत्व में भेज दिया एवं सोम स्थल मार्ग से अपने देश की ओर लौटा। भारत में सिकंदर की सफलता के क्या क्या कारण थे? ठीक है। भारत में सिकंदर की सफलता के क्या क्या कारण थे? उसे भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उस समय का भारत में क्या था? कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी फौज जो था बेहतर था। सिकंदर का फौज बेहतर था। उसे देशद्रोही आम्भी जो था शासक था,
और उससे क्या मिला, उसको सहयोग मिला यानी सहायता मिला। ठीक है। सिकंदर के आक्रमण के समय अशवक एक सीमांत गणराज था जिसकी राजधानी मशग थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र क्या किया, धारण कर लिया। तो ये आपका जो है सिकंदर तक समाप्त हुआ। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मौर्य साम्राज्य के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो पर बने रहिए और इसको जितना अधिक से अधिक हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मौर्य साम्राज्य के साथ। जय हिंद, जय भारत।